This one is the third and last part of the D block element, and basically we are going to discuss the F block element, physical chemical property of F block element. So start with the electronic configuration. तो मैं इस वाली केस में इस वाली टेबल के अंदर एनसीईआरटी ने दोनों चीज़ें दे रखी है. उन्होंने इनके नाम दे रखे हैं, कॉन्फ़िगरेशन दे रखी है, साथ में ये बता रखा है कि कौन से आयनिक कौन से ऑक्सीजन स्टेट शो कर सकते हैं, और लेंथ जो उनकी साइज है, उनकी साइज आयनिक और रेडियस दोनों के बीच में क्या डिफरेंस है या ट्रेंड क्या है. तो सबसे पहले जो लेंथेनम है, लेंथेनम इटसेल्फ इज ए डी ब्लॉक एलिमेंट. ये तुम्हें पहले से पता है, और आज के डेट में अगर तुम्हें अब मालूम हो रहा तो बहुत ही बुरे हालात थे. तो ये अपना लेंथेनम है, डी ब्लॉक एलिमेंट, इसका एफ से कोई लेना देना नहीं. तो यहाँ पे एफ के पास कोई इलेक्ट्रॉन है भी नहीं. तो सेरियम पहला एलिमेंट है, फर्स्ट एलिमेंट है. जो तुम गॉगल्स पहनते ना, धूप में चश्मे लगाते फोकस के साथ, उसमें सेरियम के ऑक्साइड होते हैं. तो ये सेरियम है, ये +4 के अंदर सेरियम ऑक्साइड के अंदर यूज करते हैं वैसे. तो सेरियम की खासियत क्या है, ये +2 भी शो कर सकता और +4 भी शो कर सकता. इसकी +4 शो करने की टेंडेंसी ज़्यादा होती है. इसकी +4 शो करने की टेंडेंसी ज़्यादा है. एफ सेल के अंदर जो साइज है लेफ्ट टू राइट डिक्रीज करनी है, क्योंकि यहाँ पे हर एक बार एक प्रोटॉन बढ़ रहा, और इसकी जो एफ की जो शिल्डिंग इफेक्ट है ये पुअर है. तो अल्टीमेटली है क्या, न्यूक्लियस इज बिकमिंग डोमिनेटिंग. सो विद एडिशन ऑफ एवरी प्रोटॉन द इम्पैक्ट ऑफ द न्यूक्लियस टू होल्ड द इलेक्ट्रॉन इज बिकमिंग हायर एंड हायर. दैट्स व्हाई देयर इज द कॉन्ट्रैक्शन इन द साइज, एंड दिस इज विजुअल फ्रॉम द डाटा इटसेल्फ. द डाटा इटसेल्फ is indicating that what is going to happen. 87, 83, 82. Now you will see that almost constant, but of course decrease. There is the trend of the decreaseness, but suddenly this increases. ये ऐसे कैसे हुआ? और वो इस वाली बात को फोकस पे लेकर आते हैं. लेकिन तुम्हें इस चीज़ का ध्यान रखना है कि ये एटॉमिक साइज के साथ है, ये ट्रेंड आयनिक साइज के साथ नहीं है. ये ट्रेंड एटॉमिक साइज के साथ है, मगर ये ट्रेंड आयोनिक साइज के साथ नहीं है. इसका तुम्हें ध्यान रखना है. अब जो कॉन्फ़िगरेशन है ना, उसमें तुम्हें इस चीज़ का ध्यान रखना कि यहाँ पे F1 है, बट देयर इज़ नो F2, F3, F4, F5, F6, और यहाँ पे आ गई F7. ये आ गई F7 दो बारी होनी है. F7 और F14 दो बारी है. F7 और वैसे ही F14 दो बार है. तो अगर यहाँ तक की बातें कर ले तो तुम इस वाली केस में देख सकते हैं, अगर उसने पूछा +3 के अलावा और कितनी चीज़ें शो कर सकते हैं, तो ये 3 ऐसे एलिमेंट हैं जो +3 के अलावा कुछ और भी शो कर सकते हैं, और वो बेसिकली +4 के बारे में बातें कर रहे हैं. ये +4 शो कर सकता, ये भी +4 शो कर सकता, ये भी +4 शो कर सकता, ये भी +4 शो कर सकता. तो ये जो +4 का खेल है ना, ये टॉप की साइड पर ज़्यादा है, मिडल में +2 का खेल ज़्यादा है, और एंड में वापस +2 का खेल ज़्यादा है. जो टीबी है, जो टर्बियम है, इसमें अगर तुमने +4 बनाई तो एग्जैक्टली F7 हो जाना है. तो ये बीच का हिस्सा है, और ये +4 शो करने की कोशिश करते हैं. ये बीच का हिस्सा है जो +4 शो करने की कोशिश करते हैं. अदरवाइज अगर तुम इसके बीच से थोड़ा पहले जाओ तो यहाँ पे देखोगे ये सारी चीज़ें SMU, ये +4 शो करने की टेंडेंसी नहीं रखते, ये +2 शो करने की टेंडेंसी रखते. ये मतलब ऐसे इस तरीके से तुम्हें समझ आएगा कि अगर हम लोगों ने एक लाइन ड्रॉ करी, ऐसे एक लाइन ड्रॉ करी, ये 57, 58 और ये 71 है. तो यहाँ पे +4 इस वाली साइड पे +4 होने, फिर बीच की साइड पे +2 भी होने, और सिर्फ एक ऐसा एलिमेंट होगा जो +4 शो करेगा. लास्ट की साइड में वापस +2 होने के चांसेस ज़्यादा है. एक आधा एलिमेंट होगा जो +4 शो करने की कोशिश करता. तो जो टीबी है वो ऑलमोस्ट बीच का हिस्सा है, और ये बिकॉज F7 के अंदर है, ये F7 के अंदर आ सकता है, इसलिए इसके +2 शो करने की टेंडेंसी ज़्यादा है. इस वाली केस के अंदर भी ये F8 है, तो इसके +4 और इसके +4 में फ़र्क है. दिस इज गोइंग टू बी मच मोर स्टेबल देन दिस वन. तो इसके +4 में टेंडेंसी हो सकती है कि +4 से +3 में कन्वर्ट हो जाए, मगर इसके +4 से +3 में कन्वर्ट होने की टेंडेंसी कम है. तो वो सवाल ऐसे कर सकते हैं कि TB +4 और DY +4 में ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन सा है.
तो डी वाई प्लस 4 के ऑक्सीडाइज होने के चांसेस, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होने के चांसेस ज़्यादा है, बिकॉज दे आर हैविंग ए टेंडेंसी टू एक्सेप्ट ए प्रोटॉन और एक्सेप्ट एन इलेक्ट्रॉन टू बिकम +3 स्टेट। अब लास्ट की साइड में अगर आए, लास्ट की साइड में, तो यहाँ पे देखोगे +4 की साइड में कोई है ही नहीं, लास्ट में +4 में कोई है ही नहीं। अब अगर +2 हमें देखना है तो ये दो एलिमेंट है जहाँ पे F14 है, तो +2 के अंदर यहाँ पे अपने पास ये दो एलिमेंट आ गए, लेकिन इसके पास +2 के बाद एक इलेक्ट्रॉन और भी है, तो ये +3 शो कर सकता, मगर YB +2 शो ज़्यादा स्टेबल कंडीशन में कर सकते हैं। इसकी जो +2 शो करने की टेंडेंसी है वो ज़्यादा विजिबल है, ज़्यादा स्टेबल कंडीशन है। और यही सारी चीज़ें हमें एक्टिनाइड्स के साथ भी करनी है। यहाँ भी देखो, अगर हम उस वाली केस को छोड़ दें तो यहाँ टॉप टू बॉटम मतलब लेफ्ट टू राइट साइज डिक्रीज कर रही है। अब वो सवाल वापस रहते हैं कि फिर इसके साथ ऐसा क्यों हुआ। एक बहुत ही लूज सी आर्गूमेंट है कि यहाँ पे साइज इसलिए बढ़ जानी क्योंकि इसके पास F7 कॉन्फ़िगरेशन है। अगर F7 कॉन्फ़िगरेशन है तो फिर अगली एलिमेंट की साइज क्यों नहीं बढ़ गई। फिर इस वाली केस में ये 180 है, वो पीछे 199 था, ऐसे कैसे हुआ। तो उसका आंसर ये है कि ये एज्यूम कर रही है कि अगर F के पास 7 इलेक्ट्रॉन है तो रिपल्सन डोमिनेट कर रही है। तो यहाँ भी तो F7 है, ये कह रहे हैं कि जो सरप्लस इलेक्ट्रॉन है वो D सबसेल के अंदर चला जाता, और अगर वो D सबसेल के अंदर जाता तो उसकी जो स्क्रीनिंग, उसकी जो शेडिंग इफेक्ट है F के कॉम्परेटिवली बेटर है, तो वहाँ पे साइज के अंदर कॉन्ट्रैक्शन आती है। लेकिन ये सारी बातें अगली जो एक्टिनाइड सीरीज है वहाँ पे एप्लीकेबल नहीं है। ये सारी बातें एक्टिनॉइड सीरीज के अंदर एप्लीकेबल नहीं है। अब यहाँ पे देखोगे इस वाली केस में क्या है भाई, यहाँ पे भी तो F7 है ना, यहाँ पे भी तो F7 है, तो यहाँ पे F7 होने के बाद 99 की 99 रहेगी। अब क्या हुआ, यहाँ पे भी F7 है, यहाँ पे भी कुछ होना था, दोनों जगहों पे 99 है। तो आप ये नहीं कह सकते कि जो चीज़ें 4F के लिए वैलिड थी वो 5F के लिए वैलिड नहीं है। अब इस वाली केस में कह रहे हैं कि 5F के अंदर जो F सबसेल है वो ज़्यादा अंदर की तरफ है, वहाँ पे न्यूक्लियस का इम्पैक्ट ज़्यादा है, तो रिपल्सन ज़्यादा विजिबल नहीं हो पाई। मतलब चलो ठीक है, डाइजेस्टेबल है, लेकिन बहुत ज़्यादा कन्विंसिंग आइडिया तो है नहीं। NCERT ने बढ़िया काम करा, उन्होंने इसके बारे में कोई डिबेट ही नहीं करी, कुछ करा ही नहीं, उन्होंने छोड़ दिया। अगर बच्चे को समझ आता है, ये डाटा वगैरह उसने देख रखा है, तो सोचेगा उसका आंसर क्या होगा, ये उसके हेडेक है, हमें क्यों लेना देना। लेकिन इसका आंसर तुम्हारे लेवल पे जो चीज़ें हैं वो ऐसे दे रखी है। अब इस वाले केस में हमें इस चीज़ का ध्यान रखना है कि यहाँ से आगे सारे के सारे रेडियो एक्टिव है, यहाँ के आगे सारे के सारे रेडियो एक्टिव है। तो क्या लेंथेनाइड के अंदर कोई रेडियो एक्टिव नहीं था? लेंथेनाइड के अंदर भी एक रेडियो एक्टिव था, लेंथेनाइड के अंदर भी एक रेडियो एक्टिव था, प्रोमीथियम 61। इस वाली केस में बस ये ही एक रेडियो एक्टिव था, प्रोमीथियम 61। और उस वाली केस में जो एक्टिनाइड सीरीज है उसमें 1-2 शरीफ है, बाकी सारे ऐसे लफंगे हैं। और यहाँ भी जो F ब्लॉक एलिमेंट है इसमें तुम देखोगे यहाँ भी एक कमाल ये है, बल्कि दो कमाल, एक कमाल तो तुम जानते, एक्टिनियम इज ए D ब्लॉक एलिमेंट। लेकिन थोरियम के अंदर तुम बड़े ध्यान से देखना, देयर इज नो F इलेक्ट्रॉन, देयर इज नो इलेक्ट्रॉन इन द F सबसेल, बट दिस even then this is the first element of 5F series. There is no electron in the 5F, no 5F electron. ये बड़ी इंपॉर्टेंट सी बात है। और जब कभी आता कि थोरियम की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगी, तो बच्चा उसके अंदर F1 वाली कॉन्फ़िगरेशन जरूर सिलेक्ट करते हैं, क्योंकि उसे लगता है भाई उसने तो यही पढ़ा है ना कि ये स्टार्टिंग एलिमेंट है तो F1 तो होगी, कॉमन सी बात है, होती है, सबकी होती है, यहाँ भी होनी चाहिए, मगर यहाँ पे ऐसा है नहीं। अब तुम ये सवाल कह सकते हैं कि अगर F ब्लॉक है ही नहीं तो F के साथ प्लेस क्यों करे है, तो आंसर ये है कि उसकी जो प्रॉपर्टीज है, उसकी जो क्रिस्टलाइजेशन का पैटर्न है, उसकी रिएक्टिविटी का जो पैटर्न है वो D ब्लॉक के साथ मैच नहीं करता, वो F ब्लॉक के साथ करता। हमने एक वीडियो बना रखी है एक्सक्लूसिवली कि वाई थोरियम हैज बीन प्लेस्ड इन द F सबसेल विदाउट एनी इलेक्ट्रॉन इन द F। तो लॉजिक यही है कि इसकी जो रिएक्टिविटी का पैटर्न है, इसकी जो क्रिस्टलाइजेशन का पैटर्न है, वो लेंथेनाइड के साथ ज़्यादा सूट करता, ज़्यादा मैच करता इन कंपैरिजन टू D सबसेल, इसलिए इन्हें आइसोलेट करके रखा गया है। तुम इस बात का ध्यान रखना कि एग्जाम में ये सोचकर इसके साथ F1 वाली कॉन्फ़िगरेशन सेलेक्ट मत कर लेना। तो इस वाली केस में कोई F1 नहीं है, लास्ट टाइम हमने वन देखा था कोई F2 नहीं था, वहाँ पे कोई F2 नहीं था, सीधा F3 था। इस वाली केस में F1 नहीं, सीधा F2 है। वहाँ पे जो सारी चीज़ें डिस्कस करी
उसका इन्होंने समराइज कर रखा है एक टेबल के फॉर्म में। तुम चाहो तो इसे ऐसे याद रख सकते कि अगर +4 के बारे में बात करी तो ये दो भाई लोग हैं जो +4 शो करना चाहते हैं, और अगर +2 के बारे में बातें करी तो ये दो भाई हैं जो +2 शो करना चाहते हैं, और ये दो बीच के हैं, ये दोनों भाई बीच के हैं देखो, और ये एंड का है, ये पार्ट एंड का है जहाँ पे +2 है, और ये स्टार्ट के हैं जहाँ पे +4 है। तुमसे भी डिस्कस करी थी ना कि अगर हमने एक लाइन ऐसे खींच ली तो स्टार्ट के अंदर +4 है और बीच में 2 और फिर आखिर में 2 +2 है, तो उसी वाली बात को इसने ग्राफ के ऊपर लिखा है। तो यहाँ बड़े सारे क्वेश्चन जनरेट हो सकते हैं। पहली बात कि थोरियम के कितने पॉसिबल ऑक्सीडेशन स्टेट है, तो आंसर है उसके सिर्फ एक ही पॉसिबल ऑक्सीडेशन स्टेट है। तो क्या एक्टिनियम के बारे में डिस्कस नहीं कर सकते? आंसर है एक्टिनियम है ये डी ब्लॉक एलिमेंट, ये एक डी ब्लॉक एलिमेंट है, इसके बारे में डिस्कस नहीं कर सकते, ये एफ ब्लॉक एलिमेंट है। ऑल्दो देयर इज नो एफ इलेक्ट्रॉन इन दिस केस, इसके अंदर कोई एफ इलेक्ट्रॉन नहीं, बट स्टिल इट इज नोन एज एफ ब्लॉक एलिमेंट। और यहाँ पे इस चीज का ध्यान रखना है कि ये +4 ऑक्सीजन स्टेट सिंगल ऑक्सीजन स्टेट शो कर सकते। क्या यही एलिमेंट है जो सिंगल ऑक्सीजन स्टेट शो कर सकते? आंसर है नहीं, इसके भाई लोग भी है, ये है 5, ये 6 एलिमेंट और +1, तो ये 7 ऐसे एलिमेंट हैं जो सिंगल ऑक्सीडेशन स्टेट शो कर सकते हैं। तो मैक्सिमम कितने कर सकते हैं? मैक्सिमम मिडल में ये दो लोग कर सकते हैं, PU और NP, ये दो लोग मैक्सिमम +7 तक कर सकते हैं, और बाकी ऐसे 6 एलिमेंट है और इंक्लूडिंग दिस वन 7 है जो सिंगल ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं, और ये मैक्सिमम शो कर सकते हैं। लैंथेनाइड्स के अंदर Ia की वैल्यू ज़्यादा है, अगर Ia की वैल्यू ज़्यादा है तो उनके रिएक्ट करने की टेंडेंसी कम है, लेकिन हमें कैसे मालूम होता रिएक्ट करने की टेंडेंसी कम है? तो तुम देखोगे कहीं कहीं इन्होंने T लिख रखी है, कार्बन के साथ रिएक्ट करने का टेम्परेचर देखो। तो क्या ये सिर्फ कार्बन के साथ करते हैं? जैसे यहाँ पे इन्होंने +4 की ऑक्सीजन स्टेट लगा रखी है, यहाँ पे इन्होंने +3 को कॉमन ले रखा है, इस वाली केस में भी +3 को कॉमन ले रखा है, इस वाली केस में भी +3 को कॉमन ले रखा है। तो हमें आइडिया है कि +3 को कॉमन ऑक्सीजन स्टेट बोलते हैं। इन्होंने बाकियों के साथ टेम्परेचर नहीं दे रखा है। ऑक्सीजन के साथ कितनी है? तो ऑक्सीजन के साथ 25 से लेके 400 डिग्री सेल्सियस तक है। जो शुरुआत के एलिमेंट हैं रिएक्टिव हैं, हम जैसे जैसे दूर जाते हैं वैसे वैसे उसकी रिएक्टिविटी कम हो जाती है। जो F7 और F14 है उनको रिएक्ट कराना और भी मुश्किल काम है। सल्फर के साथ कितनी है? तो सल्फर के साथ ये 40 से 600 डिग्री सेल्सियस तक है। वाटर के साथ कितनी है? वाटर के साथ भी रेंज इसका कुछ ऐसा ही है, 40 से 600। 40 से 600 एक कॉमन सा रेंज है इनका, कहीं कहीं 40 से 300 भी है। एसिड के साथ क्या है? एसिड के साथ फिर ठीक है, 25 से लेके 300 डिग्री सेल्सियस तक है। डिपेंड करता है कॉन्सेंट्रेटेड है डाइल्यूटेड है, और कॉन्सेंट्रेटेड भी है तो कौन सी एसिड ले रखे, कोई मरी सी कॉन्सेंट्रेटेड एसिड तो नहीं ले रखी। तो यहाँ पे ये इनके पार्ट्स बना रखे, ये इनकी केमिकल रिएक्टिविटी है। इस वाली पार्ट से तो सवाल कम ही आते, ज़्यादा से ज़्यादा ये आ सकते कि उन्होंने बेस के साथ या वाटर के साथ रिएक्ट करा तो कंपाउंड कौन सी हो सकती है, उसने कार्बन के साथ करा तो ऑक्सीजन स्टेट कौन सी हो सकती है। कार्बन का थोड़ा अलग है क्योंकि यहाँ पे +4 में है, बाकी जगहों पे वो +3 के अंदर होते हैं। तो ये सारी कहानी एफ ब्लॉक एलिमेंट की सी थी, और इसके साथ ये सीरीज फिनिश हो जाती है। मेक श्योर टू फॉलो मी ऑन टेलीग्राम, इंस्टाग्राम, ID has been provided here, and don't forget to like, subscribe, share the content. We'll see you soon in the next video. Till then, be consistent, be focused.